हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक रूल्स गवर्निंग माइनर। ठीक है, हम लोग 3 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, मेन हेडिंग है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10। उसके अंदर 4 टाइप का चीज पढ़ेंगे अपने। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसर्न, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाला है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। उसके अंदर हम पहला स्टार्ट किए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर 3 पॉइंट है, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन। उसके अंदर हम पहला पॉइंट स्टार्ट किए माइनर। ठीक है, 3 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। लिखना पॉइंट नंबर 4। A minor can always plead minority. A minor can always plead minority. इसका मतलब है एक माइनर अपने माइनर होने का, एक बच्चा अपने बच्चा होने का फायदा उठा सकता है। मतलब वो कोई भी चीज में अपना जो माइनॉरिटी है उसको छुपा सकता है। मतलब जैसे कि एक माइनर है मिस्टर ए, ठीक है, वो गया एक व्यक्ति के पास, ठीक है, जो पैसे उधार में देता है। ठीक है, उससे क्या किया, 50,000 रुपए उधार में ले आया। ठीक है, अपने आप को क्या बताया, अपने आप का एज बताया 20 ईयर्स। अपना एज क्या बताया, 20 ईयर्स। लेकिन सच में वो क्या है, लेकिन सच में वो माइनर है। असलियत में वो 15 साल का है, लेकिन वो वहां झूठ बोल दिया, बोला मैं 20 साल का हूं और 50,000 का लोन लेके आ गया। तब भी द माइनर इज नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अपने बच्चा होने का फायदा उठा सकता है, अपने माइनॉरिटी को छुपा सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के नाम पे वो कुछ भी कर सकता है, उसके बात को सीरियसली नहीं ले सकते। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, जो पैसा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि वो माइनर है या फिर नहीं। उसके बात को हम सीरियसली नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बच्चा अपने बच्चे होने का फायदा उठा सकता है। ही कैन प्ली हिज माइनॉरिटी, अपने माइनॉरिटी होने का, मैं माइनर हूं बोल के कोई भी चीज का फायदा उठा सकता है या कुछ भी बोल सकता है। उसके बात को लॉ सीरियसली नहीं लेता। लॉ बोलता है वो बोल देने से क्या हो गया, वो 20 साल का हूं बोल दिया तो क्या हो गया, तुमको चेक करना चाहिए था कि वो 20 साल का है या फिर नहीं। ये तुम्हारी गलती है, माइनर की गलती नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। लिखना, अ माइनर कैन always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan, even where he has taken any loan or entered into a contract, has taken any loan or entered into a contract falsely representing that he was मेजर। वो झूठ बोल दिया, वो बोला कि मैं तो मेजर हूं, मैं तो 18 साल से बड़ा हूं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया।
लेकिन वो असली में क्या था, असली में वो माइनर था, तो भी वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा कुछ भी बोल सकता है, बच्चे के बात को सीरियसली नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में एक बच्चा है 5 साल का, 5 इयर्स का है, छोटा सा एकदम 5 साल का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, 5 साल मतलब कितना क्लास पढ़ रहा होगा, मैक्सिमम एलकेजी यूकेजी नर्सरी या क्लास 1 में होगा। ये गया एक दुकान में और बोला मैं 20 साल का हूं, तो क्या दुकान वाला मान लेगा वो 20 साल का है? क्या दुकान वाले की जिम्मेदारी है चेक करना है 20 साल का है? यस, ये बच्चा का बात थोड़ी हम विश्वास कर सकते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है चेक करना अब कि ये 20 साल का है कि 5 साल का है, ये हमारा जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? तो बच्चे का जिम्मेदारी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसका जिम्मेदारी है ये बात चेक करना कि वो सही बोल रहा है या फिर गलत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, liability for necessaries। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, इसका मतलब क्या है? कोई नेसेसरी सामान, कोई जरूरत का सामान अगर माइनर को दिया गया है तो क्या माइनर लायबल होगा, हम ये पढ़ने वाले हैं यहां पे। ठीक है, अगर माइनर कोई जरूरत का सामान खरीदते, जैसे फूड है, क्लोथ्स है, एजुकेशन है, बुक्स है, तो ये सब जो जरूरत का सामान माइनर खरीद रहा है, क्या उसके लिए वो लायबल होगा या फिर नहीं होगा, हम ये पढ़ने वाले यहां पे लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। ठीक है, देखना पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। द केस ऑफ necessaries supplied to a minor, the case of necessaries supplied to a minor is governed by section 68 of the act। ठीक है, तो 68 है हमारे कोर्स में, 68 लास्ट में एकदम है, पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, अभी थोड़ा समझाऊंगा, डिटेल में आएगा लास्ट में। ठीक है, सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट, फुल स्टॉप। इफ necessaries are supplied to a minor, then he is not personally liable। वो लायबल नहीं है, माइनर तब भी लायबल नहीं है, he is not personally liable for price but only his property is liable, but only his property is liable। इसका मतलब माइनर खुद तो लायबल नहीं है, माइनर पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, भले वो नेसेसरीज क्यों ना हो, भले वो जरूरत का सामान क्यों ना हो, तब भी माइनर खुद पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, माइनर के नाम पे कोई एसेट्स है, तो हम उस एसेट से या उस प्रॉपर्टी से हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली द माइनर विल नॉट बी लायबल, माइनर पैसा देने के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज से हम पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। और सर अगर माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो अगर माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर हमको हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज द माइनर इज नॉट लायबल। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना।
टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है अगर माइनर के प्रॉपर्टी को लायबल करना है तो। पॉइंट नंबर 1, the contract must be for the goods necessary for the minor. The contract must be for the goods necessary for the minor. Point number 2, the minor must not have already a sufficient supply of these necessaries. Sufficient supply of these necessaries. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि माइनर को जो सामान दिया गया है वो सामान नेसेसरी होना जरूरी है। वो माइनर के जरूरत का सामान होना जरूरी है। कोई लग्जरी सामान है तो उसके लिए माइनर का प्रॉपर्टीज हम पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट मस्ट बी फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू द माइनर। और दूसरा जो कंडीशन है वो बोलता है कि वो जो नेसेसरी है वो ऐसा होना चाहिए जो माइनर के पास नहीं है। अगर माइनर के पास है, बहुत है वो नेसेसरीज, लेकिन फिर भी तुम सप्लाई करते हो तो फिर पैसा रिकवर नहीं कर पाओ। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि जरूरत का सामान है और माइनर के पास वो सामान है ही नहीं, तो हम वो सामान अगर उसको दिए हैं तो हम उसके प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। मतलब ये जो जरूरत का सामान है, ये जो नेसेसरीज है, ये माइनर के पास पहले से नहीं होना चाहिए। अगर माइनर के पास है पहले से तो क्यों सप्लाई कर रहे हो, मत करो सप्लाई। समझ में आ रहा है ना? तो लॉ क्या बोल रहा है, नेसेसरी होना जरूरी है प्लस माइनर के पास वो चीज नहीं है तो ही हम अगर उसको दिए हैं तो हम वो पैसा रिकवर कर पाएंगे। कहां से? माइनर से नहीं, माइनर के प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये माइनर तो ऐसे कुछ भी खरीद के भाग जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा माइनर की जगह उसके पेरेंट्स भी लायबल होंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, ऐसे तो माइनर चॉकलेट खरीदा, खा गया और बोला नहीं है पैसा, मैं तो माइनर, ऐसे बोल देगा तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, है ना? तो मैं पढ़ाऊंगा उसका क्या करना है। लिखना नेसेसरीज मीन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन लिखेंगे, नेसेसरीज का मतलब। ठीक है, नेसेसरीज मीन्स those things that are essential, that are essentially needed by a minor. Necessary means those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. समझ में आ गया? तो माइनर को नेसेसरी सप्लाई करने का ही पैसा मिलेगा तुमको। अगर तुम कोई लग्जरी सामान, कोई कॉस्टली सामान या कोई जो चीज जरूरत का नहीं है
वो सब अगर सप्लाई करते हो तो फिर माइनर पैसा नहीं देगा तुमको, फिर जो करना है कर लेना माइनर का, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते माइनर का, माइनर इज नॉट लायबल। थोड़ी उसको उठा के पटक दोगे, ला रे मेरा पैसा ला बोलोगे, उठा के पटकोगे क्या नीचे, जेल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन मतलब तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारे बदले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम तो माइनर हो, ठीक है, तो तुम्हारे बदले तुम्हारे पेरेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एनफोर्सेबल होगा या फिर नहीं होगा। हम वो पढ़ने वाले हैं कि किस हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, कौन कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा और कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। लिखते हैं पहले, even though a minor's agreement is void, even though a minor's agreement is void, comma, his guardian can enter into a valid contract. His guardian can enter into a valid contract on minor's behalf. The contract must be for the benefits of minor. The contract must be for the benefits of the minor. ठीक है, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं माइनर के बदले, ठीक है। माइनर तो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो माइनर के बदले उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए होना चाहिए, दैट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर, ठीक है। लेकिन हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं कर सकते, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे अपने, ठीक है, लिखना। बट all the contracts made by guardian on behalf of minor is not valid. On behalf of minor is not valid. हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the guardian of minor has no power to bind the minor by a contract for purchase of immovable प्रॉपर्टी। सर क्या लिख रहे हो, ये बताएंगे बेटे, लिखते जाओ।
but with permission of court a guardian can sell minors property. ठीक है, लिख लो पहले फिर बताता हूं मैं। और ये ऑलमोस्ट सबसे अच्छा पॉइंट है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है देखना कि नॉर्मली लॉ बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि माइनर खुद एंटर नहीं कर सकता तो उसके पेरेंट्स उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए और वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। लेकिन हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। कुछ टाइप का कॉन्ट्रैक्ट्स है जो माइनर के बदले पेरेंट्स करते हैं तो भी वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट्स किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। तो माइनर के बदले ना ही परचेज कर सकते हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, माइनर के बदले ना ही उसके पेरेंट्स कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर के नाम पे, जैसे उसके पेरेंट्स के नाम पे था, उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी माइनर को मिल गया, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है, 2-4 साल, 5 साल या 10 साल का है, लेकिन उसके नाम पे करोड़ों का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसके जो गार्जियन है, गार्जियन मतलब जो अब उसको संभालते हैं, ठीक है, वो लोग उसको सेल भी नहीं कर सकते। तो माइनर के नाम पे ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदा जा सकता है, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कुछ है माइनर के पास पहले से तो उसको हम बेच भी नहीं सकते। लेकिन कोई कोई इंस्टेंस में, कोई कोई केसेस में इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो माइनर के नाम पे है उसको अपने बेच सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का परमिशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉ है जो बोलता है कि परचेज तो नहीं कर सकते, ठीक है, सेल करने के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, ऐसा ना हो कि उसके करोड़ों का प्रॉपर्टीज कोई ऐसे ही बेच दे, वो तो समझ सकता नहीं है अभी, क्योंकि वो तो माइनर है, 10 साल का, 12 साल, 15 साल का, उसको उतना समझ अभी नहीं है। तो लॉ ही मना कर दे, लॉ बोला नहीं बेच सकते, ना परचेज कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, लेकिन अगर पैसे का जरूरत है, कोई स्पेसिफिक केस है, माइनर को जरूरत है पैसे का, माइनर को पढ़ाना है, माइनर को पैसे का जरूरत है, तो कोर्ट से परमिशन ले आओ और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज बेच के उस पैसे को माइनर के लिए यूज करो। उस पैसे से माइनर का फायदा होना चाहिए, माइनर के लिए वो पैसा यूज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हेडिंग था कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। ठीक है, तो नॉर्मली माइनर के बदले एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में और वो वैलिड होगा, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ द माइनर होना चाहिए उससे। और दूसरी बात, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज सेल किया जा सकता है, बट इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। अब कोई बहुत ज्यादा चीज इसमें बचा नहीं है, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट्स एकदम। नो इंसॉल्वेंसी, मैं देख देख के लिखा रहा हूं, है ना, 10 पॉइंट होने से हो जाएगा अपना। नो इंसॉल्वेंसी मतलब अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि उसका लाइबिलिटी ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति का लाइबिलिटी ही नहीं है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो लाइबिलिटी पे नहीं कर पाएगा, लेकिन माइनर का तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, लिखना। A minor cannot be declared as insolvent as he is incapable of
contracting, as he is incapable of contracting. And a minor has no personal लाइबिलिटी, माइनर का कोई पर्सनल लाइबिलिटी भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नॉर्मली तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट। खाली माइनर को अगर प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाना है तो हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। पढ़ा दिया था ये तो पहले ही, है ना, लिखना। A minor being incompetent to enter into a contract. A minor being incompetent to enter into a contract cannot be a partner in a partnership firm. Cannot be a partner in a partnership firm, but he can be admitted to the benefits of partnership. But he can be admitted to the benefits of partnership. मतलब only for profit partner बन सकता है वो। पॉइंट नंबर 9, minor can be an agent. माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट बन सकता है। देखते हैं क्या होगा लॉ उसके अंदर, लिखना। A minor can act as an agent. A minor agent बन सकता है। A minor can act as an agent, but he will not be liable for the acts done by him. For the acts done by him. ठीक है, तो वो कोई भी काम करे वो खुद लायबल नहीं होगा। एजेंट बन सकता है, काम कर सकता है, लेकिन कोई लाइबिलिटी उसका नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो भी काम माइनर करता है वो लायबल रहता है अपने प्रिंसिपल की तरफ, लेकिन यहां पे एक माइनर लायबल नहीं होगा। यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं क्या, नॉट बी लायबल, थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस थिक नहीं बना, ठीक है, एक बार मैं कट करके लिख रहा हूं। यू विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम। ठीक है, यू विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, minor as a shareholder, minor as a shareholder। ठीक है, तो क्या बोला, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? तो लॉ बोलता है कि हाँ, एक माइनर शेयर होल्डर भी बन सकता है, लेकिन वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। फुल्ली पेड अप मतलब पूरा 10 का 10 रुपए अगर दे दिया तो ही वो बन सकता है शेयर होल्डर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहले 2-3 रुपए दिया
और बाद में 5-7 रुपए अगर नहीं दिया तो हम उससे मांग नहीं सकते 5-7 रुपए, क्योंकि उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। एप्लीकेशन का 4 रुपए दिया और अलॉटमेंट का 6 रुपए नहीं दिया तो हम उससे मांग ही नहीं पा रहे 6 रुपए, बिकॉज अ माइनर हैज नो लाइबिलिटी। इसलिए लॉ बोल रहा है शेयर होल्डर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, तो ही हम उसको शेयर होल्डर बना सकते हैं। ठीक है, लिखना माइनर एज अ शेयर होल्डर। A minor cannot become a shareholder of the company but a minor through his guardian can become a shareholder if the shares are fully paid up। ठीक है, तो एक माइनर भी शेयर होल्डर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर करेगा, उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, एंड जो शेयर होगा वो क्या होगा, फुल्ली पेड अप रहेगा। तो अगर फुल्ली पेड अप है और कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन एंटर किए हैं तो एक माइनर शेयर होल्डर भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखेंगे, लास्ट पॉइंट। ठीक है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सब कवर हो गया है। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स क्या होता है भैया, चलो लिखते हैं पहले फिर समझेंगे। A tort is a civil wrong or civil liability. A minor is liable in tort. A minor is liable in tort. ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल लिखते हैं। Where a minor borrowed a horse for riding only, but he lent the horse to one of his friends who killed the horse. Here the minor here the minor was held liable. Here the minor was held liable। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्ट का मतलब क्या होता है देखना। टॉर्ट का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो कि लॉ के हिसाब से मना नहीं है, लॉ उसको मना नहीं करता, लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसको गलत मानता है। सोसाइटी वो चीज को अगर गलत मानता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉर्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक माइनर है जो कि पैसा ये हॉर्स बोरो किया
खुद राइड करने के लिए, लेकिन उस हॉर्स को क्या किया, अपने दोस्त को दे दिया, जो कि गलती से उसको मार दिया, गलती से वो हॉर्स मर गया। ठीक है, अब माइनर अपने काम के लिए लिया था, अपने राइडिंग के लिए लिया था, तो राइडिंग के लिए यूज करना चाहिए था, दूसरों को भाड़ा में देने के लिए तो नहीं लिया था। अब अगर कुछ होता है हॉर्स को तो माइनर को लायबल माना जाएगा। माइनर हमेशा ये नहीं बोल सकता मैं तो माइनर हूं, मैं तो माइनर हूं, सोसाइटी बोलता है ये काम करना गलत है। अब माइनर हो या मेजर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्ट का मतलब है सिविल लाइबिलिटी या सिविल रॉन्ग, मतलब कोई ऐसा चीज करना जो कि एज अ होल सोसाइटी पूरा उसको गलत मानता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लायबल नहीं है माइनर, लेकिन देखोगे तो टॉर्ट मतलब कोई सोसाइटी जो चीज को गलत मानता है, ऐसा कुछ काम अगर माइनर करता है तो फिर माइनर उसके लिए लायबल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना है रूल्स गवर्निंग माइनर। क्लियर है इतना? तो ये हम लोग कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर 3 पॉइंट था, माइनर, अनसाउंड माइंड, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्संस। अपने इसमें कंप्लीट करते हैं माइनर का पॉइंट, माइनर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर बी, दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, हेडिंग करना पॉइंट नंबर बी। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, जो कि इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि अपना डिसीजंस खुद ले सके, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लॉ बोलता है तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपना डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, तुम उतने कंपिटेंट ही नहीं हो कि तुम अपना डिसीजंस खुद ले सको, इसीलिए यू आर डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो लिखते हैं अपने हेडिंग है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अ पर्सन is said to be of sound mind. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. For the purpose of making a contract, if at the time मत करो, if at the time when he makes it is capable of understanding it. He makes it is capable of understanding it. ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को साउंड बोलेंगे हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो अपने डिसीजन जो ले रहा है उसको समझ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं साउंड माइंड। तो जो भी व्यक्ति साउंड है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जो बात को समझ सकता है, जो बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं साउंड माइंड, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लेकिन कोई अगर अनसाउंड माइंड का है, जिसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जो उस पोजीशन में नहीं है कि कोई बात अभी समझ सके, he is not capable of understanding anything, then he will not be a party to the contract. He is disqualified to enter into a contract. वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो लिखेंगे हम लोग
नेक्स्ट पैराग्राफ, a person who is usually of unsound mind. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind. May make a contract when he is of sound mind. सिंपल सा बात है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अनसाउंड रहता है, जिसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं रहता है, who is usually of unsound mind, कभी कभी लेकिन ठीक होता है, हमेशा अनसाउंड रहता है, हमेशा पागल रहता है वो, ठीक है, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, कभी कभी लेकिन ठीक हो जाता है, देन he can enter into a contract when he is of sound mind. जब साउंड है तो एंटर कर सकता है, अगर अनसाउंड है तो एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। एक और लाइन लिखेंगे फिर दोनों को समझेंगे एक बार फिर से, ठीक है, लिखना, a person who is usually of sound mind, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, then he cannot make a contract when he is of अनसाउंड माइंड। फिर से क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो हमेशा साउंड रहता है, हमेशा ठीक रहता है, कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, कभी कभी ऐसा पोजीशन में आ जाता है जो कोई बात समझ नहीं पा रहा हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जब अनसाउंड है तब एंटर नहीं कर सकता, जब साउंड है तब एंटर कर सकता। इतना ही है लॉजिक इसमें। जैसे इसमें एग्जांपल देखना, एक व्यक्ति जो हमेशा ठीक रहता है, ठीक है, हमेशा साउंड रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ड्रिंक करते हैं, ड्रंकर, रात को पी लिया बार में जाके चढ़ा लिया, वो बार में जाके पी लिया, अब वो अपना डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, अब उसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है कि वो अपना डिसीजंस खुद ले सके, तो उस समय वो क्या हो चुका है, उस समय वो अनसाउंड हो चुका है, तो वो एंटर नहीं कर, पिए हुए हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मली दिन में तो ठीक रहता है, तो दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो जो दिन भर ठीक रहता है वो दिन भर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, रात को पी लिया तो पीने के बाद ही बिकम्स अनसाउंड और अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, दिस वाज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि ये दोनों तो ठीक है, माइनर तो डिस्क्वालिफाइड है और जो अनसाउंड माइंड का है वो भी डिस्क्वालिफाइड है। इन दोनों को छोड़ के कुछ और लोग भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉ मना करता है कुछ और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो लिखेंगे हम लोग, अपार्ट फ्रॉम माइनर
and persons of unsound mind. Apart from minor and persons of unsound mind, there are other persons. There are other persons who are disqualified. To enter into a contract. Who are disqualified to enter into a contract. Any contract made by such persons are void. अगर ऐसे व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते भी हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा. ठीक है. कौन है ऐसे लोग? देखें, द पर्सन्स आर. कौन है ऐसे लोग? ठीक है. द पर्सन्स आर एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मतलब है ऐसा कंट्री जिसके साथ अपना वॉर चल रहा है. जैसे सपोज अपना चाइना के साथ सपोज वॉर चल रहा है, अभी तो किसी के साथ नहीं चल रहा, सपोज चाइना के साथ वॉर चल रहा है, तो चाइना के जितने भी लोग हैं सब हमारे एलियन एनिमी हैं, सब अपने दुश्मन हैं, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. तो एलियन एनिमी का मतलब है जो कंट्री के साथ वॉर चल रहा है उस कंट्री के लोग एलियन एनिमी हैं और उनके साथ अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ठीक है. एलियन एनिमी कॉमा फॉरेन एम्बेसडर्स. जो एम्बेसी होता है, पता है एम्बेसी जो फॉरेन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. इंडिया के लोग, इंडिया का जो एम्बेसी है, सारे अलग अलग कंट्रीज में इंडिया का एम्बेसी है. मतलब किसी को इंडिया आना है तो वहां वीजा अप्लाई करेगा और यहाँ पे वो आ सकता है. ठीक है. तो ये जो एम्बेसीज हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनको गवर्नमेंट सब कुछ सप्लाई करता है, गवर्नमेंट सब कुछ देता है, उनको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना मना है. ठीक है. कन्विक्ट्स जो मुजरिम है, जो अपनी सजा काट रहे हैं, मुजरिम जो लोग हैं जो कोई सजा काट रहे हैं जेल में, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. इंसॉल्वेंट जो कि इंसॉल्वेंट है वो तो ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही क्यों? उनका कोई एसेट ही नहीं है और लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, वो लोग पे नहीं कर पाए, दिवालिया हो गए, वो लोग इंसॉल्वेंट है, उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ठीक है. एटसेट्रा लिख लो. ठीक है. इतना जानने से हो जाए. कंपनी भी है लेकिन कंपनी तो अपने कंपनी लॉ में आ ही जाएगा, इसलिए यहां पे नहीं लिखा. जो कॉर्पोरेशंस या कंपनी जो लिखा हुआ है बुक में वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, तो यहां पे इतना लिखने से हो जाएगा. ठीक है. तो और कौन लोग हैं माइनर और अनसाउंड माइंड को छोड़ के? एलियन एनिमी, फॉरेन एम्बेसडर्स, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट्स. ठीक है. क्लियर है इतना? तो ये अपने कंप्लीट करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. जो पहला पॉइंट था अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटी ऑफ पार्टी, पॉइंट नंबर 1 वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे फ्री कंसर्न. जो सेकेंड पॉइंट है फ्री कंसर्न वो अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.